हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज मैं अभिषेक सर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 2D से रिलेटेड कंसेप्ट्स और जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो। अगर आप ध्यान से इन सारे मॉडल्स पेपर के डिस्कशन को सुने और जो जो मैं फॉर्मूला अगर एडिशनली बताता हूँ आप उसको ना लिस्ट आउट कर लें। अगर आप उसको लिस्ट आउट कर लें और एक एक दो दो एग्जाम्पल कर लें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही होगा जो एकदम हू बहू मिल जाए, पर इस पेपर में ज़्यादा चांस है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी का डिमांड होता है। नहीं, जैसे जो पहला ही क्वेश्चन है कि ऑर्थोगोनली कटेंगे कोई भी दो सर्कल, तो ये बहुत कॉमन है। पहले ये थ्योरी में पूछता था कि आप इसे करके दिखाइए कैसे डिराइव करेंगे। तो इसमें ज़्यादा चांस है कि पेपर वन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। लेकिन आप ना पूरा कंसेप्ट थ्रू आउट करिए। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस से करें, उसके बाद 2D से करें और सबसे लास्टली 3D से करें। 3D में भी ज़्यादा एफर्ट मत करें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन डबल्ड है। अगर आप कोई दो पोर्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 2D को बैकअप के लिए रखें। और ऐसा नहीं कि 3D को छोड़ दे। 3D आपने 12th में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन कंसेप्ट में आ जाएंगे कि भैया आप ये बताओ कि इसका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन या कुछ उसी तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, प्लेन का इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी आप रखिए, ए और बी ग्रुप से कोशिश करिए मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का। और क्वेश्चन पूरा पढ़िए, पूरे पहले 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ जाइए। आपको कलर करने में मैक्सिमम लगेंगे तो 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। सावधानी से कलर भी करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो आपके पुराने लॉजिक पे बन जाएंगे। ठीक है। तो आप जिसमें एकदम से श्योर हो आप उन्हीं को कलर करें। ठीक, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज तक ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ नहीं ऐसे, तो अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप इसका एडवांटेज। वैसे तो नंबर 100 में 100 रिटर्न में भी आता था, पर इसमें चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम करते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 151 से, जिसमें है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो है वो दूसरा सर्किल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस C2। आपको पता ही होगा स्टैंडर्ड सर्किल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ऑर्थोगोनली कटने का मतलब होता है कि दो सर्कल इस तरह से कट रहे हैं कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री, उसके टैंजेंट जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे हम टैंजेंट खींचते हैं। अगर वो टैंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। कोई भी कर्व एनी कर्व। तो यहाँ सर्किल की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किल है उसके बीच के टैंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस C1 माइनस C2, या माइनस कॉमन लेके C1 प्लस C2, और 2 इंटू रूट अंडर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C, और यहाँ पे रूट अंडर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। ठीक है, ये हमने 12th में भी पढ़ा था। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दोनों टैंजेंट 90 डिग्री पे कट रहे हैं, तो अगर थीटा 90 होगा तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब ये डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस C1 प्लस, माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन होगा आप उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या किया कि इज इक्वल टू के बाद माइनस में चूंकि C1 और C2 दोनों था तो उसको ले गया, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो गया। तो मैं थोड़ा सा ना इसको इसलिए डिस्कस कर देता हूँ ताकि अगर आप इसे समझ जाएंगे ना तो इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जनरल फॉर्म दे दिया, हो सकता है कि यहाँ पे पार्टिकुलर फॉर्म दे दे, G1 G2 F1 F2 के जगह पे 2 3 4 5 दे दे, तो आप परेशान मत होइए। अगर आप जब इसको याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं इस फॉर्मूला को, तो बस लिखिए और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए
रेडिकल एक्सिस किसको कहते हैं जरा याद करिए। अगर दो सर्कल है, इंटरसेक्ट करता भी हो नहीं भी करता हो, तो वो सारे पॉइंट जहां से हम टैंजेंट खींचे दोनों सर्कल पर, जैसे यहां से हम खींच रहे हैं, तो इस टैंजेंट का जो लेंथ है वो हमेशा सेम रह रहा है। यहां से खींच रहे हैं तो जैसे अगर ये 4 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंट, यहाँ से खींच रहा है ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर। तो ये जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट का लोकस यानी कि वो क्या बनाएगा, अगर हम उन सारे पॉइंट्स को मिला दे तो वो मिला के बनता है एक स्ट्रेट लाइन, और उसको बोला जाता है रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द टू सर्कल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों से जब हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो रेडिकल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ा और वहां से दोनों सर्किल पे जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। अब है कि द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस हमने आपको पहले ही बोला, ऊपर के फिगर में भी क्लियर है कि रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है कि ये दोनों दूरी सेम हो जाना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन इस रेडिकल एक्सिस पे, और ये पी क्यू है ये पी आर है, तो पी क्यू और पी आर दोनों बराबर होने चाहिए। यही यहीं से इक्वेशन मिलेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। और किसी भी दूर पॉइंट से जब आप उसका दूरी निकालते हो तो x की जगह पे x1 y1 रख दो, और आप क्या करो उसका अंडर रूट ले लो। पी क्यू इज इक्वल टू यही होगा √x1² प्लस y1² प्लस 2g1x1 प्लस 2f1y1 और प्लस c1। यहाँ पे तो इस रूट हटा दो क्योंकि स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g2x2 दूसरे वाले इक्वेशन में रख दिया, प्लस 2f2y2 और प्लस c1। ठीक है, f2y1 प्लस c1। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये तो सीधे कैंसिल हो गया। जब आप सबको इधर लेके आओगे तो फाइनली क्या होगा कि 2g1 - g2, क्योंकि जब आप इधर से 2g1x और -2g2x, ठीक उसी तरह से 2f1y -2f2y और प्लस c1 और -c2, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसका डेरिवेशन भी सीखे होंगे, नहीं भी सीखे तो कोई बहुत भारी नहीं है। तो आप इसका देखिए कि 153 में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 153 का ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 2g1 - g2 × x प्लस 2f1 - f2 × y प्लस c1 - c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है। अब अगर आपको रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन पता हो गया, अगर कल के एग्जाम में अगर आपके पास अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो सर्किल पार्टिकुलर केस में दिए हुए हैं कि x² + y² इज इक्वल टू 3, दूसरा दे दिया x² + y² प्लस 3x - y + 4 इज इक्वल टू 0, और तब आपसे पूछे कि भैया इनका रेडिकल एक्सिस निकालिए। ठीक है, तो वहां पे पार्टिकुलर केस है, तो कुछ नहीं करिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में नहीं बनाना है आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा एनालिसिस मोड में अगर आप पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम और एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, तो अगर आप इन दोनों के सेंटर को मिला देंगे तो रेडिकल एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होता है। ये एक थ्योरम भी होता था जिसको प्रूव करना पड़ता था, पहले ये थ्योरम आता था। तो द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ठीक है, तो टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स ये सभी ऑप्शन में कॉमन है, इसीलिए इसको बाद में लिख दिया है। तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं होता है। और एक चीज और है कि इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो करता है। ठीक है, इमेजिनरी केस में तो हम पता ही नहीं कर सकते, लेकिन इंटरसेक्ट भी करता है। लेकिन जो सबसे फेमस जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा इस केस में वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर सही आंसर की बात होगी तो इंटरसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट कर देता है उसको। ठीक है, आधा आधा कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 155, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्किल टेकन इन अ पेयर। तो ये भी बहुत अच्छा थियरम है कि अगर अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 सर्कल्स है और इनके हम रेडिकल एक्सिस मिलाएं तो वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। तो मान लीजिए कि किसी भी दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस हम निकालते हैं, तो जब ये तीनों आके मिलेंगे ना तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, जिसको हम लोग रेडिकल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्किल टेकन इन द पेयर
मीट इन अ पॉइंट, डज नॉट मीट एनी पॉइंट, बोथ कैसे सही होगा, या तो एक पॉइंट पे मिलते होंगे या फिर नहीं मिलते होंगे। ठीक है, अब यही है कि अगला क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्किल टेकन इन ए पेयर इज कॉल्ड। तो फिर वही अभी रेडिकल सेंटर जो अभी हमने बताया था, कंकरेंसी का मतलब होता है वही कंकरेंट, तीन लाइन कंकरेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक, तो रेडिकल सेंटर समझ में आ गया, जहां पे मिलते हैं उसी को रेडिकल सेंटर कहते हैं। उसी तरह से कहता है कि इफ टू सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। अब देखिए यहाँ पे कोई एक सर्कल है, ठीक, अब इसको दो सर्कल ऑर्थोगोनली काटता है, तो यहां पर जो ये सेंटर होगा ना, तो इसका रेडिकल एक्सिस जो होगा वो क्या करेगा, तीसरे सर्किल के सेंटर से होके गुजरेगा, इस दोनों सर्किल, बशर्ते कि ये दोनों सर्किल इस सर्किल को यानी कि थर्ड सर्किल को 90 डिग्री पे काटते हो, ऑर्थोगोनली काटते हो, तो वो तीसरे सर्किल के सेंटर से होके गुजरेगा। ठीक है, अब है 158, अ सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप बहुत सारे सर्कल्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और उनके रेडिकल एक्सिस सेम ही होते जा रहे हैं, नहीं, तो मोर देन सर्कल्स आर कॉल्ड कोएक्सल्स। अगर, तो देखिए नॉर्मल कंसेप्ट यही है कि उन सभी के सेंटर से होके एक लाइन होके गुजर रहा है, तो उसको कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहते हैं। लेकिन टेक्निकली ऐसा अगर हो रहा है तो उन सभी के रेडिकल एक्सिस जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो सभी के सेम रेडिकल एक्सिस होंगे। ठीक है, अब कहता है द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब जरा यहां से ध्यान से देखिए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखिए रेडिकल एक्सिस जो होता है ना, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, दो सर्कल का निकलता है, उसके लिए हमें दो सर्कल चाहिए। तो देखिए ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो एक एक हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, ठीक है, और प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्योंकि इसमें g1 g2 का मान मैंने हम बदलते जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, नया नया सर्कल्स मिलते जाएगा जो कि इसी सिस्टम का होगा। तो यहां पर एफ वाला टर्म 0 है, समझ रहे हैं, एफ वाला टर्म क्या है, 0 हो गया। तो जो हमारा इक्वेशन था कि 2 × G1 - G2 प्लस 2 × F1 - F2, 2 × G1 - G2 x F1 - F2 y, और प्लस, ठीक है, C1 - C2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन था, इसमें आप मान पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, दो दो सर्कल इससे निकाल लिया इस सिस्टम से, तो F1 और F2 दोनों के दोनों 0 है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा ना, ये टर्म तो होगा ही नहीं। तो 2 × G1 - G2 × x प्लस C1 - C2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई सर्कल दिख रहा है, ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा, बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए G1 G2 हमने खुद से माना है, इन्होंने क्या दिया है, G और G डैश के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो G और G डैश के फॉर्म में दिया, यानी कि पहले में G ले लिया, दूसरे वाले में G डैश ले लिया, इसमें C लिया तो इसमें C डैश ले लिया। तो इस फॉर्मेट का कौन सा ऑप्शन सही है, 159। तो 159 का ए देखिए, 2 × G - G डैश और x प्लस सी, तो ये सेम टू सेम है। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि इक्वेशन में F1 और F2 था ही नहीं, तो इसीलिए हमने उसके जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। बस आप फॉर्मूला याद रखिए। अब कहता है कि द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल दिस एंड दिस आर। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, √C0 एंड -√C0, यही होते हैं लिमिट पॉइंट्स। और यहाँ पे तीन तीन केस, इमेजिनरी, इक्वल और ये सब वाले जो केस बनते हैं वो हम लोग थियरी में पढ़ते थे। ठीक है, तो अब कहता है कि द सिस्टम ऑफ सर्कल्स थ्रू द लिमिट पॉइंट्स, द सिस्टम ऑफ सर्कल थ्रू द लिमिट पॉइंट्स। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना कि सिस्टम ऑफ सर्कल थ्रू द लिमिट्स पॉइंट्स क्या होगा, तो कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ सर्किल जो बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जब आप अगर
कुछ नहीं करना है, जो आपका ये इक्वेशन है द सिस्टम ऑफ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ना कि x की जगह पे रूट सी पुट कर दीजिए, प्लस या माइनस दोनों, दोनों का दोनों पुट कर दीजिए, और y की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे। तो आप क्या करिएगा, एक बार x की जगह पे रूट सी, y की जगह पे जीरो, और दूसरे बार x की जगह पे माइनस रूट सी और y की जगह पे जीरो पुट करिएगा। तो वहां पे क्या होगा ना कि y तो ऑलरेडी जीरो है, तो उसमें क्या पता चलेगा कि एक बार रूट सी और माइनस रूट सी पुट करने के बाद इसका जी वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपका जो इक्वेशन है वो आएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी एक तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता था। अब है 62, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये एक तरह का डेफिनेशन है, कहता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट कि हुज डिस्टेंस, माने कि वो पॉइंट का लोकस निकालिए जो इस तरह से मूव करता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से उसकी दूरी फिक्स रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको कहते हैं फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। उसी तरह से है द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इन विच सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर इज पैराबोला। अब सेकेंड डिग्री टर्म क्या होता है, तो सेकेंड डिग्री टर्म जो होगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशंस पढ़ेंगे तो सेकेंड डिग्री टर्म में क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2h(x,y) आता था। ठीक है, 2h(x,y) आता था। तो यही बाकी सब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक डिग्री का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म। तो कहता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो ये क्या होगा। तो देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप वहां पे एक जनरल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x,y) प्लस प्लस जी वाई प्लस एफ जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां पे हमें ये सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता था तो उससे पूछा जाता था कि भैया ये कब पैराबोला बनेगा, ये कब इलिप्स बनेगा, और ये कब हाइपरबोला बनेगा। ये तीन केस के लिए हम लोग पढ़ते थे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता था क्या, कि एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस इज इक्वल टू 0, या ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा आपसे बोला जाता था कि अगर ऐसा हो गया तो वो जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो एच स्क्वायर का मान क्या निकला, ए बी निकला, तो आप यहाँ पर एच की जगह पे रूट ए बी पुट कर दीजिए, और चूंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए रूट ए एक्स का होल स्क्वायर रूट ए बी वाई का होल स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या हो गया, रूट अंडर ए बी एक्स वाई। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली स्क्वायर हो गया, और ये कंप्लीटली स्क्वायर कब हुआ, यानी कि रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया सेकेंड डिग्री के टर्म वाले। ये कब हुआ, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कब होता है, जब पैराबोला होता है तब होता है। तो इसीलिए इसका जो होगा सही आंसर 163 का, वो होगा डी, पैराबोला। ठीक है, अब इसके बाद है इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1 y1 इज कॉल्ड। तो 164 जो है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम सभी का बताते चलेंगे जहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ऐसा अगर कोई पैराबोला का इक्वेशन हो जनरल फॉर्म में, और इसका टेंजेंट लिखना हो, तो देखिए ऐसे तो हम जनरल इक्वेशन का ही टेंजेंट निकालते हैं, तो जहां भी स्क्वायर रहे, ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहे, ये तो नॉर्मल सा फॉर्म हो गया, लेकिन जहां भी स्क्वायर रहे तो वहां पे लिख दीजिए y इंटू y1, यानी जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे, और इज इक्वल टू जहां भी x का टर्म रहे, जैसे यहाँ पे x का टर्म है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि 2a इंटू एक्स प्लस x1 कर देंगे। ठीक,
यानी कि 2 से गुना कर देंगे और x की जगह पे x1 कर देंगे। वही अगर एक्स स्क्वायर रहता तो x इंटू x1 कर देते। यानी कि जब आप रिड्यूस करते हैं तो आपका यही फॉर्मेट खुल के आता है सामने। तो 164 जो है इसमें आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। देखिए अगर हम इसको सही से डिस्कस करें ना तो सिर्फ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिड्यूस्ड करके और सारे का टेंजेंट और नॉर्मल का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने में पूरा एक क्लास निकल जाता है। ठीक है, एक क्लास लगता है पूरा। तो आप समझ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। अगर और समय रहता तो मैं वीडियो बना भी देता इन सब चीज़ों पे। लेकिन आप कोशिश करिए कि सर्कल्स का आप एनी हाउ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, आगे का ज़्यादा मत पढ़िए, पर सर्कल्स का पढ़ लीजिए। सर्कल से आप इजीली 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से कहता है द कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बिकम्स टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है। तो कहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका टेंजेंट होगा, इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। तो इसका जब आप पढ़ेंगे तो ये हो जाता है c इज इक्वल टू ए बाई एम। अगर ऐसा हो, हम डिराइव करते हैं इस वैल्यू को, तो c इज इक्वल टू ए बाई एम होगा, तभी y इज इक्वल टू, यानी कि कहने का मतलब हुआ, याद रखिएगा आगे जरूरत भी पड़ सकता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये किसका इक्वेशन होगा, तो ये इक्वेशन होगा पैराबोला का। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि c का मान क्या होना चाहिए, तो c का मान होना चाहिए a बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। ठीक, उसी तरह से है कि 166 कहता है कि y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। देखिए ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो बी द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला दिस देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो कुछ मत करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें या कुछ भी करें। तो y इंटू वाई वन, देखिए x1 y1 एक तरह का कांस्टेंट है, तो y इंटू वाई वन, तो इसको भेज दीजिए इधर, तो 2a बाई वाई वन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2a x1 बाई वाई वन। और आप अपना इक्वेशन याद कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप होता था, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदलने पर स्लोप ऑफ दी टेंजेंट क्या मिला, 2a बाई वाई वन। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो बटा में ले जाते हैं, माइनस लगाते हैं और 2a बाई वाई लिखते हैं, y चला जाएगा, y1 लिख दिया हमने, तो y1 चला गया ऊपर, यानी कि माइनस वाई वन बाई 2a। तो माइनस वाई वन बाई 2a, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। यानी कि आप बेसिक कंसेप्ट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपका मेथड क्लिक कर जाए आप उससे बनाइए, अगर वो सही आपको फॉर्मूला याद है तो वो पक्का काम करे। अब उसके बाद है कि नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो 167 है कि नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला, वो कितना होगा, 3। इसका आंसर होगा 3। कि ये एक थ्योरम है कि आप 3 नॉर्मल खींच सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से उस पैराबोला पर। ठीक है, अब है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट। अब देखिए कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट क्या होता है वो समझिए जरा। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि आप पैराबोला या सर्कल किसी का भी बात कर रहे हैं, तो बाहर से अगर आपने कोई एक पॉइंट लिया, वहां से तो आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये टेंजेंट को जो टच कर रहा है, जब आप इसको मिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और नॉर्मली किसी भी 2 पॉइंट को मिला दीजिएगा तो वो कहलाता है कॉर्ड, लेकिन चूंकि ये दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहा है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे पैराबोला के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है। मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट है, यहाँ से हमने खींचा है, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो वहां पे हम देखते थे कि अगर x1 y1 कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है, तो यहाँ से जो जो टेंजेंट आप खींचते थे वो क्या हो जाता था, वही y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4a की जगह पर 2a इंटू एक्स प्लस x1 हो जाता था। ठीक है, तो वो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो 168 कहता है कि क्या होगा, तो यही होगा आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी इक्वेशन यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन, 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन यही होगा। अगर आप चाहें तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं
तो आप याद कर लीजिए। ठीक उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर, मैं लिखवा ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक इलिप्स है। अगर इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पूछ रहा है तो x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो y इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1। तो ये किसका हो गया? इलिप्स का। और वही अगर यहाँ पे माइनस हो जाता कि अगर ये हाइपरबोला हो जाता तो कुछ नहीं, सेम टू सेम रहता, बस बीच में माइनस हो जाता। तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1। बात अगर इक्वेशन की हो रही है तो टेंजेंट का इक्वेशन भी यही होगा, लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर अगर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं तो x1 y1 यहां पे होता था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में ये वाला पॉइंट दिया हुआ रहता है कि x1 y1 यहां पे है तो इसका इक्वेशन निकालो। तो संजोग से ये दोनों इक्वेशन देखने में सेम टू सेम लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेंजेंट, देखिए यहाँ पे x1 इस केस में जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं तो x1 y1 कहाँ पे है? एक्सटर्नल पॉइंट है। और आप देखिएगा कि टेंजेंट का इक्वेशन भी यही होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो दोनों इक्वेशन सेम है। तो उस केस में x1 y1 यहाँ पे है। बात समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो मैंने आपको तीनों का बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।